शेयर मार्केट चैनल में, द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल आप सबको नमस्कार करता हूं। कल मैंने चर्चा की थी, आज वो वीडियो जारी हो गया है। कल क्या था, थोड़ा सा टेक्निकल कारणों से आज जारी लॉन्च आज हो पाया, तैयार कर लिया था मैंने वीडियो। तो हमने ये बताया था कि हाउ टू रीड द बैलेंस शीट and how to find the minus point and plus point of the balance sheet of the profit and loss account। कंपनियां क्या क्या उसमें करती हैं, किस तरह प्रॉफिट दिखा सकती हैं, फर्जीवाड़ा किस तरह किया जा सकता है, ये सारी बातें मैंने कही थी कल। अब आज चर्चा कर लेते हैं थोड़ा अमेरिकन शेयर मार्केट पे। अमेरिकन शेयर मार्केट थोड़ा सा माइनस में बंद हुए हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, और उसका कारण था कि एक तो इन्फ्लेशन की रेट जो है वो बढ़ी हुई आई, इस कारण से भी है। दूसरा, कुछ बैंक्स के जो कल रिज़ल्ट आए रात को, वो रिज़ल्ट बाज़ार की आशा के मतलब मिक्स्ड बैंड ऑफ रिज़ल्ट है। वो कोई साफ तस्वीर पेश नहीं कर सकते, और वो जो बैंक हैं दुनिया के माने हुए बैंक हैं, लेकिन वो कोई साफ गाइडेंस भी नहीं दे पाए, फ्यूचर गाइडेंस नहीं दे पाए। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बाज़ार में अस्थिरता है। ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है तो जो ऑपरेटर्स हैं अपने कमिटमेंट नहीं बढ़ाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर रुक जाते हैं, अपना हाथ खींच लेते हैं थोड़ा सा, और यही ले दे की पोजीशन इंडिया की है। दूसरी बात क्या है कि ईरान और इजराइल की जो टकराव की स्थिति पैदा होती जा रही है, और ये इसी संभावना है कि किसी भी समय ईरान इजराइल पर अटैक कर सकता है, और इजराइल भी कोई ऐसा तो है नहीं को मार खा के रह जाएगा। ठीक है, कोई छोटा मोटा हुआ, वैसे कोई हो गया बात अलग है, बाकी इजराइल भी टक्कर देगा मतलब। और दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों का इजराइल को समर्थन है, का सपोर्ट है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी रुकता है, थोड़ा सा डरता भी है, ये पैसे का मामला है, इसलिए कोई खास बात नहीं। भारत तो एक निर्गुट राष्ट्र है, ये अगर कोई भी लड़ाई होती है उसमें शामिल नहीं होगा, और वर्ल्ड वार की जहाँ तक समय वर्ल्ड वार नहीं हो सकता, क्योंकि आज एटॉमिक पावर है, बहुत देश एटॉमिक पावर है। तो आज ताकतवर से ताकतवर लोग भी किसी दूसरे देश पे मान लो बम डाल दे तो दूसरा देश भी डाल देगा उस पर बम। इसलिए बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन्ड है। इसमें वार पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी रेयर, वेरी फ्यू। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, चलती रहेंगी। और ये जो गल्फ़ का टुकड़ा है भारत से लेकर के और रशिया की बॉर्डर के बीच तक का, इसमें तो 20 साल से 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आतंकवाद, कुछ न कुछ चलता रहता है। मामला गलत है, नहीं होना चाहिए, मानवता के लिए अहितकर है, लेकिन कुछ निजी स्वार्थी लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ लोगों को कोई एक सेना तैयार करके और वो कुछ कर डालते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो खैर, अब इस पर इतनी चर्चा वैसे मेरे ख्याल से काफ़ी है। सावधानी की हर कदम पे आवश्यकता है, कुछ भी हो सकता है। भारतीय बाज़ार भी कल डगमगा गए थे, लेकिन कोई बात नहीं है। जो फंडामेंटली मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको कहीं कोई खतरा नहीं है। मैंने 42 साल में पता नहीं कितनी मंदी और कितनी तेज़ी देखी, और ऐसी मंदी देखी हैं कि इतने लंबे टाइम की मंदी देखी हैं। कुछ समय लगता था कि अब शेयर बाज़ारों का दोबारा से उठ पाना संभव नहीं होगा, लेकिन उठे और बहुत बड़े रिटर्न दिए हैं, क्योंकि लोगों ने, जो समझदार लोग थे, अनुभवी लोग थे, पेशेंस रखने वाले लोग थे, उन्होंने अच्छे शेयरों को उसमें उठा के रख दिया। दैट्स ऑल, याद ही नहीं करते हम, और वो फलीभूत थे, दे हैव गॉट गुड रिटर्न्स। जो भी है, खैर, आज हम जो कल बैलेंस शीट पर चर्चा की थी, प्रॉफिट एंड लॉस पर चर्चा की थी, उस पर ही आज और पहलुओं पर चर्चा करें। पहलू ये है कि बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छी तरह देख लीजिए, माइन्यूटली। वो जो कल बातें बताई उनको देख लीजिए। अब उनको अभी रिपीट करना मतलब किलिंग ऑफ टाइम होगा, अन्य बातें नहीं हो पाएंगी। तो अब मैं आपसे यही कहता हूँ कि कंपनी की बैलेंस शीट भी देख लीजिए। बैलेंस शीट में कितना लोन है, कितना डेट है। हाँ, एक और देखिए कि कंपनी
सेक्टर वाइज ने कंपनी अपना जो वर्टिकल वाइज बाइफर्केशन और देती है, नीचे की स्टेटमेंट बनाती है कि मान लीजिए किसी कंपनी के 5 डिवीज़न है, 4-5 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, उनका प्रोडक्ट वाइज बाइफर्केशन और देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई रिकमेंडेशन मत समझना इसको, SRF का शेयर लीजिए आप। फॉर एग्जांपल SRF बनाता है फ्लोरोकेमिकल्स बनाता है, SRF पैकेजिंग मटेरियल बनाता है, और SRF टायर कोड बनाता है। इन तीनों का उसने बाइफर्केशन दिया और बता दी भाई इसी सेक्टर, इसी सेगमेंट से, इसी वर्टिकल से इतनी सेल आई है हमारी, और नीचे ईबिटा बताता है कि इस वर्टिकल से इतना ईबिटा आया, इस वर्टिकल से इतना है, इतना है। उसकी परसेंटेज चेक कर लीजिए कौन से वर्टिकल में मार्जिन ऑफ परसेंटेज ज़्यादा है और उसका कितना कंट्रीब्यूशन है टर्नओवर में, टोटल सेल में। इससे भी आपको पता पड़ेगा कि कंपनी की इंट्रिंसिक वर्थ क्या है। अब मैं SRF के दूसरे पहलू बताता हूँ कि मैं SRF की जब बैलेंस शीट देखता था, जब रिजल्ट आते थे, मुझे एक खतरा नज़र आता था इसमें कि ये टायर कोड बनाता है, टायर कोड प्रॉफिटेबल आइटम नहीं। दूसरी बात है ये पॉलीथीन पैकेजिंग मटेरियल बनाता है, उसमें प्रॉफिट तो भारी थे, एक स्टेज थी 30-32% का ईबिटा आ रहा था, लेकिन बाज़ार उसको नंबर नहीं देता था। बाज़ार नंबर देता था सिर्फ फ्लोरोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जो बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं, जिनकी बहुत डिमांड है, उसको ये बाज़ार नंबर देता था। तो हुआ ये कि एक स्टेज वही आई कि जब केमिकल सेक्टर के अंदर थोड़ी गिरावट आने लगी, तो उसमें जो मेन फ्लोरोकेमिकल का जो प्रोडक्ट था और जो पैकेजिंग मटेरियल का प्रोजेक्ट था, उनका टर्नओवर करीब बराबर था। टायर कोड की सेल थोड़ी जरूर कम था, वो छोटा डिवीज़न था इसका। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट के मार्जिन गिरे वो पॉलीथीन पैकेजिंग मटेरियल डिवीज़न में गिरे, जो मुझे खतरा लगता था कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। और उसके 2 या 3 क्वार्टर के बाद में ये जो फ्लोरोकेमिकल के मार्जिन भी काफ़ी गिर गए, और अब पोजीशन ये है कि जो 20-22 रुपये पर क्वार्टर की पीस आती थी, वो 7 रुपये रहेगी लेटेस्ट क्वार्टर में। और जो टायर कोड था उसमें तो देखिए मार्जिन पहले भी कम थे, अभी भी कम। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ये कोई रिकमेंडेशन किसी भी तरह की नहीं है, कुछ भी मत खरीदें। और अभी ये मरे पड़े हैं सब शेयर, इनको बाज़ार वाले उछाल रहे हैं। SRF को तेज़ भी कर दिया है, ये कहते हैं कि साहब इसमें इस मार्च के क्वार्टर में डिमांड बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन किस रेट पर बढ़ा, रेट क्या है, कितनी क्वांटिटी करी, क्या करी, दूसरे डिवीज़न क्या कर रहे हैं इस कंपनी के, ये सब बातें रिजल्ट आने के बाद पता पड़ेगी। उससे पहले कुछ भी मत कीजिए, आराम से देखते रहिए सिनेरियो मार्केट में क्या है। महंगा खरीद लेना यार, वो कभी खरीद लो, और कोई डॉक्टर ने थोड़ी बताया कि हमको फला शेयर ही खरीदना है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि आप जो प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करो तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक किया करो और उस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। दूसरी बात, कंपनी पर ब्याज का बर्डन कितना है, बैलेंस शीट में भी देख लीजिए कितना लोन है इस पर, कंपनी की बोरोविंग्स क्या है, और P&L अकाउंट में ब्याज कितना चुकाती है कंपनी, ये देख लीजिए। अगर वो ब्याज बहुत ज़्यादा है, कंपनी के ईबिटा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, और ये आधे से ज़्यादा भी ईबिटा को खा जाता है वो ब्याज, तो दैट इज़ नॉट ए गुड सिचुएशन। इस माने में नहीं है, इस माने में गुड नहीं है कि सपोज करो कंपनी का बिजनेस या मार्जिन कभी झटका खाते हैं। देखिए व्यापार है, ऊंचाई नीचे ही आती रहती है। अगर कभी झटका खाते हैं, मान लीजिए कंपनी 20% 15% ईबिटा कमा रही, और उसमें ईबिटा का 15% ईबिटा कमाया ना, यानी करीब मान लीजिए 100 करोड़ का ईबिटा आया उसमें। खुद छोटा सा एग्जाम्पल है। अब 100 करोड़ के ईबिटा में मान लीजिए वो 50 करोड़ का ब्याज चुका देती है, बचा 50 करोड़। 50 करोड़ में 12.5-13 करोड़ रुपए इनकम टैक्स चुका देगी। अब ऐसी सूरत में मान लीजिए वो मार्जिन 20% के हैं, अब थोड़ा सा मार्जिन में लग गया झटका,
कंपनी खटाक से लॉस में आ जाएगी। तो ऐसी कंपनियों से जहाँ इरेशनल इम्बैलेंस्ड मतलब ब्याज का बोझ है, दैट इज़ रॉन्ग। मैं इसमें एक उदाहरण दूंगा। एक कंपनी थी ओटेंसल की, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, बहुत अच्छे ग्रुप की कंपनी थी, इक्विटी बहुत छोटी थी, लैम्प्स एंड लाइटिंग बनाती थी, कुछ मोटर्स बनाती थी, कुछ इस तरह से करती थी, बहुत अच्छा था, टर्नओवर था, सब कुछ बढ़िया था उसका, उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग वाज गुड। और वो शेयर मैंने भी खरीदे थे, मैं सत्य बताता हूँ, और प्रॉफिट तो मिला मुझे खैर। लेकिन जब उसके एक आध प्रोजेक्ट पूरे हुए, चाइना में भी थे, जापान में भी थे, यूरोप में भी थे, इंडिया में भी थे उसके प्रोजेक्ट, उसके जब प्रोजेक्ट पूरे हुए तो मैंने ये देखा कि उसमें तो 250 करोड़ रुपए साल का तो डेप्रिसिएशन आ रहा है, ब्याज अलग आ रहा है। अरे ये कंपनी क्या कमाएगी? मैंने कहा तो कुछ भी नहीं बचा। आई सोल्ड आउट, प्रॉफिट में बेचे समय रहते, उसके बाद मेरे बेचने के बाद काफ़ी घट गया वो शेयर। अब थोड़ा सा वो ठीक हुआ है, उठ के आया। उन्होंने एक आध डिवीज़न को बेचा है, जो डेप्रिसिएशन ब्याज का बोझ बहुत ज़्यादा डाल रहे थे और जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम थी, दे हैव सोल्ड आउट दोज डिविजन्स। खैर, एनी हाउ दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स, दिस इज़ नो रियलिटी। इसको कोई रियलिटी मत मान, इसको एग्जाम्पल मान। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्री मैं एक बात कहूँगा कि अगर किसी कंपनी की सेल बढ़ती जा रही है, मतलब 30-40% की ग्रोथ है, प्लांट पर प्लांट लाई जा रही है, कंपनी कमा रही है, उन प्लांट्स में लगा रही है, और उस कंपनी पर मान लीजिए कर्जा भी है, उस कर्जे को भी काट पीट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, प्रॉफिट नेट प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आ रही है, पी प्रॉफिट पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर बढ़त आ रही है, लगातार बढ़त आती चली जा रही है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट रख भी सकते हो, ऐसी कंपनियों में अपना भी सकते हो, बशर्ते उनका प्रोडक्ट, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका मैनेजमेंट, उनका ब्रांड एक अच्छी हालत में, रेपुटेशन होल्ड करता है मार्केट में, उनको आप रख भी लीजिए, क्योंकि कमाई होगी तो कर्जा चुकेगा और ब्याज का बोझ कम भी होगा भाई। इसी तरह डेप्रिसिएशन का मामला है, जैसे जैसे प्लांट पुराने होंगे डेप्रिसिएशन का बर्डन भी कम होता चला जाएगा। और इसमें अडानी का काम सबसे ज़बरदस्त है। अडानी कैन बिकम एग्जाम्पल। अडानी कमाता है, उन्हीं में लगाता है, एक्सपांशन करता चला जाता है, लगातार एक्सपांशन करता है और हाई प्रॉफिट एरियाज में एंटर होता है अडानी। तो इसके शेयरों में हालांकि कुछ कंपनियां इनकी बहुत हाई मतलब प्राइस्ड हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस्ड हैं, कुछ कंपनियां रीजनेबल प्राइस्ड हैं, एक मिक्स बैंड ऑफ ग्रुप है, मतलब है इनमें। सावधानी बरतिए, कोई मत खरीदारी मत करें, बहुत देखभाल के करें, कुछ भी किसी से पूछताछ के, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लेवें। अब प्रश्न ये उठता है कि 2-3 टर्म पिछले 5-7-10 सालों से मैं सुनने लगा हूँ, देखने लगा हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न अंडर असेट, ये टर्म 3-4 चला दिए हैं। इन टर्म्स को मैंने ट्राई किया है, समझा है, पढ़ा है, देखा है, काफ़ी कंपैरिजन किया है। इन टर्म्स की कोई वैलिडिटी, कोई मतलब कंपनी के वैल्यूएशन में मेरे ख्याल से कोई वैल्यूएशन नहीं रखती। अब आप ताज्जुब करोगे कि साहब बड़े बड़े आदमी तो ये कहते हैं, बड़े बड़े एथिकल, बड़े बड़े एनालिस्ट ये बात मानते हैं, लेकिन मैं रीजन्स बताता हूँ आपको उसको। ये रटी रटाई जो चीज़ें हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कहाँ से होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से होता है, पैट से होता है ना, बेस इज द पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द बेस टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स। अब मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि अगर प्रॉफिट के पैट के अंदर कंपनी ने कोई गड़बड़ कर रखी है, जैसे मैंने बताया था, इन्वेंट्री की गड़बड़ है, अदर एक्सपेंडिचर में है, कोई मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, और कोई लीकेजेज हैं, कोई अदर आइटम्स हैं जो बिज़नेस की इनकम नहीं है, वो सब तो शामिल कर दिए, मान लो नेट प्रॉफिट में वो पैट के अंदर वो सब शामिल है मतलब, और उसके आधार पर ROE निकाल लिया आपने, वो तो हर साइड में आएगा। तो दैट डज नॉट गिव ए क्लियर पिक्चर। आप तो जड़ को देखो ना यार, पेड़ के पत्तों को क्या देख रहे हो? अगर जड़ की सिंचाई सही हो रही है, जड़ सही है, तो सब कुछ सही है। इसलिए आप तो ओरिजिनल रिजल्ट निकाल करके
और वो देखें, या moneycontrol.com पे और एक आध साइट है ये, मतलब स्क्रीन वगैरह उन पर देख लीजिए। वो रिटर्न और इक्विटी ROC, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, को बहुत मायने नहीं रखती हैं। दे आर नॉट द परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट टू वैल्यूएट द शेयर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन, और सिंपल चलो, EPS है सबसे मेन चीज। सारा एक ऑरेंज के अंदर कितना रस है, कोई पूछता है फला खेत की है, फला की आई है, उसकी आई है, इसकी आई है, ये है, इसमें वो है, वहाँ से आई है। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। सिर्फ आप मतलब ये देखिए कि ऑरेंज में जूस कितना निकला, ऑरेंज की यील्ड क्या, धीरे करना, ऑरेंज में जूस कितना निकला, आप तो ये देख लीजिए ना, सबसे मेन चीज़ ये। और उसका स्वाद कैसा है। अगर मान लीजिए बहुत खट्टा है, फीका है वो बिल्कुल, तो देन आई विल से कि दैट इज़ नॉट गुड। लेकिन अगर स्वाद अच्छा है और उसका ऑरेंज से जो निकाला गया जूस है, यील्ड अच्छा है, देन दैट इज़ गुड। इसलिए ये कैलकुलेशन, EPS का कैलकुलेशन करें, EPS को माने, और शेयर के वैल्यूएशन के लिए आप P रेशो को माने। P रेशो, सेक्टर का P रेशो क्या है, एवरेज P रेशो, उस मैनेजमेंट का एवरेज P रेशो क्या है, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान दें, और उसके बाद ये आप इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेवें तो बेटर रहेगा। आपको रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाएगा भाई। ये जितने भी फंड मैनेजर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, इंटरनली ईमानदारी से वो आपको नहीं बताते, मेरे को नहीं बताएंगे वो। ये सारे कैलकुलेशन उसी के आधार पर करते हैं जिनको वो सीक्रेट रखते हैं। दे डो नॉट लीक आउट दोस। पब्लिक को कुछ और कहते हैं, परोजगारी और ही कुछ करते हैं, खुद झीमते हैं पहले तो अनादर थे। मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो भी करें भाई बहुत सोच समझ के करें। मेरा कोई, अब एक दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा जो वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरा मनोबल बनाए रखो, थोड़ा ठीक रहेगा। और मेरा कोई कमाई का, कोई पैसे का, फीस का ऐसा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इतने सक्षम बन जाएं कि आपसे कोई धोखाधड़ी ना कर सके, कोई चीटिंग ना कर सके। आपको कोई 1 रुपये का माल 10 में नहीं टिका जाए, ऐसा नहीं हो जाए कहीं। सारा पैसा आपका मिट्टी हो जाएगा। बाज़ारों में तेजियाँ आएंगी जाएंगी, मंदियाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आपके पास मजबूत शेयर हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, उन पे फर्स्ट क्लास डिविडेंड आएगा। एंजॉय कीजिए, मंदी के अंदर आराम से पिक्चरें देखिए, संगीत सुनिए, क्रिकेट मैच देखिए, घूमिए फिरिए परिवार के साथ में, एंजॉय कीजिए। कुछ साइलेंट हो जाइए, मंदी आ जाती है, ठीक है, जब टाइम आएगा ठीक हो जाएगा सब अपने आप। तो आपको प्रॉस्परस पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। मैं एक बात और कहूँगा, हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए, मैं किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मैं उसका कोई मेंबर हूँ, लेकिन एक आध जो एनालिस्ट हैं भी वो बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े हैं, पैसे भी उन्होंने खूब कमाए हैं। उनका ये कथन है कि सरकारें चाहे कैसी भी आएँ, शेयर बाज़ार तो चलेगा ही। मैं उनके कथन से सहमत नहीं हूँ, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। वैचारिक मतभेद प्रकट करने का मेरा मौलिक अधिकार है, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनको गुरु मान लेता हूँ मेरा। हालांकि आयु में मेरे से कम है, अनुभव में मेरे से कम है, लेकिन उनका ये कहना कि सरकारें कोई भी राजनीतिक दल देश पे शासन करे, कोई भी देश का नेता बने, कोई भी प्रधानमंत्री बने, शेयर बाजार चलेंगे, थोड़ा टाइम झटका खा सकते हैं, ये उनका कथन उचित नहीं। देश की अर्थव्यवस्था को उठाने में, देश के उद्योग धंधों को उठाने में, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, पावर जनरेशन में, इरिगेशन में, एग्रीकल्चर टेक केयर में राजनीतिक दलों का, सरकारों का बहुत बड़ा रोल है। उनके बिना सपोर्ट के, उनके बिना मतलब उसके कोई भी, आज जो इस देश में कैपेक्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, PLI स्कीम के कारण हो रहा है। सरकार पावर सेक्टर को प्रमोट कर रही है, बहुत ज़्यादा अल्टरनेट एनर्जी ला रही है सरकार। ये डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। वो सब इस कारण से है कि गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर,
और गवर्नमेंट आज हिंदुस्तान के अंदर मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरर है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। मोस्ट ऑफ द कंपनीज फ्रॉम चाइना अपने बिस्तर बांध करके इंडिया आ रही हैं। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द मोबाइल है। चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया है। बड़ा भारी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, डेवलपमेंट, रोड बन रही हैं, अल्टरनेट पावर के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, ग्रीन हाइड्रो का पे काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्लांट लग रहे हैं, टेस्ला आ रहा है, टेस्ला का मैनेजमेंट आ रहा है इंडिया में, वो मिलेगा। ये सब कौन गवर्नमेंट की एक वो सरकारें थी उनके समय कार्यकाल में। एक सरकार थी सन 2013 तक। उस सरकार के कार्यकाल में 14 लाख रुपए के जो प्रोजेक्ट थे, जिनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी एप्लीकेशन लगाई थी, उन एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट ने लॉकर में बंद कर दी थी, अलमारियों में, तिजोरियों में बंद कर दिया था। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिणाम ये हुआ कि वो प्रोजेक्ट थे तो अनवायबल हो गए। कॉन्सिक्वेंट अपॉन देश के अंदर पावर की शॉर्टेज क्रिएट हुई और बुरा हाल हुआ। खैर, इसको बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। बाकी आप ये ध्यान रखें, आप ये इसी बहकावे में ना आए, कुछ भी ना आए। सरकारों का, अच्छी सरकारों का होना बहुत आवश्यक है। और जो वर्तमान सरकार है, जिसकी संभवतः रिपीट होने की संभावना है, दैट सरकार इज़ ए वेरी गुड गवर्नमेंट। एक प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे, बहुत संत आदमी हैं, एक सिद्धि प्राप्त संत हैं, बड़े परिश्रमी हैं। अच्छा, लिया क्या है उन्होंने देश को दिया है, उन्होंने लिया कुछ भी नहीं। ही इज़ ए हार्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड लीडर। इसीलिए कोई टिक नहीं पा रहा उनके सामने। देश का हर आदमी प्रसन्न है, हर जाति, हर संप्रदाय का आदमी प्रसन्न है उनसे। तो इसलिए आज यही रहने देते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं आपको। दैट्स ऑल। थैंक यू।